Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about very unique creature, viruses, from chapter number 5 of FSC part 1 biology book, and this is about variety of life. स्टूडेंट्स, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कंपेन्स चल रही हैं और ख़ुद भी कहीं ना कहीं इसको ऑब्ज़र्व किया है आपने कि आजकल एक ख़ास किस्म की बीमारी फैली हुई है जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये भी एक वायरल डिजीज़ ही है जो एक ख़ास किस्म के वायरस की वजह से कॉज हो रही है। ये वायरस सार्क फैमिली से बिलोंग करता है और इसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं क्योंकि ये इमर्ज हुआ था 2019 में, तो उसी लिहाज से इसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। 19, 20 एंड नाउ इट्स 21 और इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेन्स जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं। आजकल फिर 2021 है और कोरोना की एक नई लहर शुरू हो चुकी है। एज़ पर समर्स विंटर ख़त्म हो चुका है और ये पहले से भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एक है तो क्रिएचर जो हमें आम आंख से भी दिखाई नहीं देती, माइक्रोस्कोप के नीचे भी मुश्किल दिखाई देती है, लेकिन ये किस किस्म के ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकती है ह्यूमन बींग्स पे, ह्यूमैनिटी पे। इसलिए इसके बारे में जानना, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस होते क्या है, स्टार्टिंग विद इट्स इंट्रोडक्शन। बेसिकली वायरस एक लैटिन वर्ड वेनम से अखज़ शुदा है और इसका मतलब होता है, जैसे हम आम जुबान में वेनम के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, पॉइजन, यानी कि कोई भी पॉइजनस फ्लूइड जिसे हम वायरस कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, बायोलॉजिकल डेफिनेशन, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नॉन सेलुलर infectious entities, क्योंकि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, which contain either RNA और DNA, normally encased in a proteinaceous coat, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और एक प्रोटीन कोट होता है, and reproduce only in living cells। यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर जब एंटर होते हैं तभी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए ये इंतहाई यूनिक क्रिएचर है कि इनको समझ नहीं आता हम लिविंग कंसीडर करें या नॉन लिविंग कंसीडर करें, क्योंकि जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी, जैसे हम कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये फौरन से अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देता है, स्टार्टेड एक्टिंग लाइक लिविंग बींग्स, जानदारों की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये इसकी ऑब्लिगेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। Viruses utilize the biosynthetic machinery of the host for its own synthesis। जिस भी होस्ट में ये एंटर होता है, जैसे कोविड-19 ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट कर रहा है, तो ये हमारी जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है हमारे सेल्स के अंदर जब एंटर होता है, हमारे न्यूक्लियस पे, सेल्स के न्यूक्लियस पे अटैक करता है और जो जेनेटिक मटेरियल है जहाँ पे मेन हर चीज़ की सिंथेसिस होनी है उसको ओवरटेक कर लेता है और इस ओवरटेकिंग के बाद ये अपने ही जैसे दूसरी कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करता है, उस सेल को रप्चर करता है, उससे बाहर निकलता है और सेल के बॉडी के जो दूसरे सेल्स हैं उनको अपनी एक पूरी फौज तैयार करके उनको भी अटैक करता है। इस तरह मुख्तलिफ वायरसेस, मुख्तलिफ इसकी कॉपीज मुख्तलिफ सेल्स में एंटर होती हैं एंड ओवरऑल जितने भी सेल्स हैं या जिस भी ये ऑर्गन के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे ये हमारे सांस के रास्ते हमारे लंग्स में जा रहे हैं तो उसको ओवरटेक कर लेते हैं, हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। बिलखसूस अगर हम कोविड-19 वायरस की बात करें और हम सांस नहीं प्रॉपर ले सकते, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है और ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करते हैं। इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं, अल्टीमेटली उनकी बॉडी इतनी लेथार्जिक होती है कि दे आर डेड और दे एक्सपायर्ड। लिहाजा ये इंतहाई खतरनाक किस्म के क्रिएचर्स हैं। वायरोलॉजी, अब ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में, इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम स्टडी करते हैं इसको हम एक ख़ास हेड के अंदर स्टडी करते हैं जिसे हम वायरोलॉजी कहते हैं, यानी कि दिस इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस।
अगर हम इसकी डिस्कवरी के हवाले से बात करें और उसमें हमारे पास मुख्तलिफ डिविजन्स है। एक तो जो आजकल प्रेजेंट डे नोशन चल रहा है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है मॉडर्न ईरा के अकॉर्डिंग वायरसेस की, और एक है जब ये डिस्कवर हुआ था यानी कि अर्लीस्ट पीरियड ऑफ इट्स डिस्कवरी, और ये टाइम था लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। लुइस पास्चर फ्रॉम 1822 to 1895 and Robert Koch from 1843 till previous century 1910। तो ये तकरीबन एक सेंचुरी से भी ज़्यादा टाइम पहले डिस्कवर हुए इन दोनों ही साइंटिस्ट के टाइम पीरियड में, और जनरली इन्हें हम रेफर करते थे एज पॉइजन, यानी कि दे वर रेफर्ड एज अ पॉइजन which is associated with disease and not only disease but also was causing death। क्योंकि स्टार्ट पे आप जानते हैं डिजीजेस के बारे में शायद इतना बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अचानक से पता चला कि कोई फ्लूइड सा है, कोई जहर सा है जो जिस्म में दाखिल होता है और जानवरों की या ह्यूमन बींग्स की या प्लांट्स की डेथ कॉज कर रहा है, मुख्तलिफ बीमारियां उनमें कॉज कर रहा है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट डे नोशन देखें वायरसेस का, तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है कि ये कोई जहर या कोई फ्लूइड नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर बॉडी है, एक एंटिटी है, और इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ऑफन दे आर कवर्ड और एनकेस्ड विद इन अ प्रोटीन कोट, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए या आरएनए शामिल है। डिपेंड करता है कि ये एक आरएनए वायरस है या ये एक डीएनए वायरस है, और उसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन कोट होता है। मुख्तलिफ किस्म की वायरल डिजीजेस जिनको हम सदियों से जानते हैं, ऑल्दो उनकी एसोसिएशन वायरस के साथ और उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन ये काफ़ी बाद के मराहिल हैं, लेकिन चूंकि वो बीमारियां पहले से मौजूद थीं और लेटर ऑन जब वायरस की प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कवर हुई, इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन तैयार हुई, तो हमें तब जाके मालूम हुआ कि ये जो अरसा दराज से बीमारियां चली आ रही हैं ये सभी वायरस से एसोसिएटेड है। इसके अलावा अगर हम मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज देखें, तो सबसे पहला जो प्रिवेंटिव मेथड डिस्कवर किया गया था एंड यूटिलाइज किया गया था, वो सबसे पहले इन्हीं वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट ही डिज़ाइन भी किया गया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। लिहाजा वायरसेस की हिस्ट्री काफ़ी ओल्ड है, और इसमें हमें एडवर्ड जेनर के बारे में बात करते हुए यकीनन ये अंदाज़ा होगा कि उन्होंने किस किस्म से किन किन मराहल से गुजरते हुए इसको स्टडी भी किया और इसके अगेंस्ट एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी लेकर के आए। 1796 में एडवर्ड जेनर ने एक 8 साल के बच्चे को वैक्सीनेट किया। बेसिकली उन्होंने जिस मटेरियल से इसको वैक्सीनेट किया था, ये उन्होंने एक काउपॉक्स लीजन, काउपॉक्स जो छाला था किसी मिल्क मेड के हैंड के ऊपर, उस लीजन से मटेरियल लिया और उसको उस बच्चे की बॉडी में इनॉकुलेट करवाया या उस बच्चे को उस मटेरियल से वैक्सीनेट किया। 6 वीक्स गुजर जाने के बाद एक्सीडेंटली इस बच्चे को थोड़ा सा कहीं से किसी स्मॉल पॉक्स लीजन से ये इसकी बॉडी इनॉकुलेट हुई, लेकिन देखने की चीज़ ये थी कि उसकी बॉडी के अंदर डिजीज डेवलप ना हुई जो कि पहले उसकी बॉडी के अंदर मौजूद थी, और इस वैक्सीनेशन के बाद उसकी वो डिजीज क्योर हुई। लेकिन दोबारा जब वो इंटैक्ट हुआ इन्हीं लीजन के पस से, तो उसमें ये फिर से डिजीज पैदा ना हुई। अब इसकी जब स्टडी की गई जो विक्टिम था, तो पता चला कि बॉडी के अंदर इस किस्म के रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि प्रीवियसली जिस मटेरियल से हमने इसको इनॉकुलेट करवाया था। तो एडवर्ड जेनर ने बाद अज़ा इसी वैक्सीनेशन को, जो कि उन्होंने काउपॉक्स लीजन से एक्सट्रैक्टेड मटेरियल था, इसको वैक्सीन किया ऑलमोस्ट 23 लोगों को, और वो क्योर भी हुए। अब ये जो मटेरियल था, क्योंकि ये काओ से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हम उसके लीजन से, और लैटिन में काओ को वैका बोलते हैं, तो उसी मुनासबत से बाद अज़ा जो टर्म थी वैक्सीनेशन वो इवॉल्व हुई, और दिस वाज ओरिजिनेटेड इन द टाइम ऑफ लुइस पास्चर, जो इन्होंने वैक्सीनेशन को यूज़ किया टू इनॉकुलेट अगेंस्ट डिजीजेस। पास्चर के ही एक एसोसिएट ने 1884 में, जिनका नाम चार्ल्स
चैम्बरलैंड था, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि पोर्सलीन जो एक मेम्ब्रेन है उसमें से बैक्टीरिया तो गुजर सकते हैं, लेकिन एक खास किस्म के बॉडीज हैं, एजेंट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम रैबिड डॉग्स, यानी कि उनके बाइट करने से, इसको हम रैबिस कहते हैं, यानी कि रैबिस कॉज करने के लिए जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है वो इस पोर्सलीन से भी गुजर जाता है, जिसको बैक्टीरिया भी क्रॉस नहीं कर सकते इस पोर्सलीन फिल्टर को। तो ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये तो कोई और एजेंट है, कोई मुख्तलिफ चीज़ है। इस टाइम में क्योंकि वैक्सीन को लूजली यूज़ किया जाता था किसी भी जहरीला मादे के लिए जो बीमारियां पैदा कर रहा था, तो ये भी चूंकि कोई जहरीला मादा ही कंसिडर होता था रेबिस का जो एजेंट है। बाद में पता चला कि ये पागल कुत्ते या फॉक्स या दूसरे जानवरों के कांटे से इंसानों में मुंतकिल होता है। तो बेसिकली तब इसको फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दिया गया, जस्ट बिकॉज कि ये इस पोर्सलिन फिल्टर को पास कर जाते हैं, और क्योंकि ये एक पॉइजनस मटेरियल के तौर पे स्टार्ट में इनको कंसिडर किया जाता था, और ये वो पोर्सलिन फिल्टर को पास करते हैं और साथ में डेडली डिजीजेस एंड डेथ कॉज कर रहे हैं, तो ये खास किस्म के पॉइजन को फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दिया गया। एडवर्ड जेनर, उनके बाद लुइस पास्चर और उनके एसोसिएट्स ने जो डिस्कवरीज की, उनके बाद इंतहाई इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी पेश की इवानोस्की ने। 1892 में इन्होंने ऐसा वायरस जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहा था उसके बारे में फाइंड आउट किया कि वो भी जो प्रीवियस वायरस डिजीजेस थी उनकी तरह ये भी फिल्टरेबल है, यानी कि ये भी पोर्सलिन फिल्टर को जैसे बैक्टीरिया पास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो रेबिस के वायरस थे, रेबिस कॉज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट थे वो क्रॉस कर रहे थे, और उनको बाद फिल्टरेबल वायरसेस और पॉइजन्स का नाम दिया गया। तो टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं ये भी फिल्टरेबल हैं। इन्होंने एक्चुअली क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने जो ग्राउंड अप इन्फेक्टेड प्लांट्स थे उनसे पिकअप किया जो फिल्ट्रेट था और उसको बेसिकली बैक्टीरिया फ्री कराया। उन्होंने उसको फिल्ट्रेट से पास कराया, और बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे अगर हम छन्नी से छान के जैसे गंदम वगैरह साफ़ करते हैं तो उसमें से कंकर अलग कर दें और जो हमारा रिक्वायर्ड सब्सटेंस है उसको अलग कर दें। तो उन्होंने भी इसको बेसिकली उस पोर्सलिन फिल्टर से गुजार के बैक्टीरिया फ्री कराया। अब ये जो बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट था इसको उन्होंने जो हेल्दी लीव्स थे टोबैको के उनके ऊपर प्लेस किया। कुछ अर्से के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यही एक्चुअली उनके हिसाब से जो बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट था इसने अगेन जो हेल्दी प्लांट था उसमें डिजीज कॉज करती। बाद इसी तरह का सिमिलर फिल्ट्रेट अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स जो थे वो फिल्टर पास करते हुए दिखाई दिए और भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में, जिनमें बिलखसूस 1898 में फुट एंड माउथ डिजीज और येलो फीवर जो कि 1901 में डिस्कवर हुआ, इनमें भी ऑब्जर्व किया गया कि कुछ खास किस्म के एजेंट्स हैं जो बेसिकली अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत ज़्यादा उनका साइज छोटा है, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे हैं, और वो बासानी इस फिल्ट्रेट को इस फिल्टर को पास कर सकते हैं, और जो हमारा प्रिपेयर्ड फिल्ट्रेट होता है उसमें पास ऑन कर जाते हैं, उसमें मूव होते हैं, और जब वो इनोकुलेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो वहाँ पे वो डिजीज कॉज कर रहा है। इवानोस्की की डिस्कवरी के बाद एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई इन द वर्क ऑफ स्टैनले। इन्होंने जो फिल्टरेबल एजेंट्स था उनको सबसे पहले 1935 में प्योरीफाई किया, जब वो टोबैको मोज़ेक वायरस को उस पर काम कर रहे थे, और उसको उन्होंने क्रिस्टलाइज किया, और इन्हीं क्रिस्टलाइज पार्टिकल्स को जब ऑब्जर्व किया गया लेटर ऑन तो ये पता चला कि ये इंतहाई सिंपल कॉम्पोजिशन रखते हैं। यानी कि अगर हम बात करें केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वायरस की, तो जो केमिकल एनालिसिस था इन क्रिस्टलाइज्ड पार्टिकल्स का, उससे ये पता चला कि इनके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मौजूद है या प्रोटीन्स मौजूद हैं, एंड अनलाइक अदर फॉर्म्स
दे आर केमिकली वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इनकी कॉम्पोजिशन इंतहाई सादा है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। लेकिन इतने सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस होने के बावजूद ये इंतहाई डेडली क्रिएचर्स हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इनका लाइफ साइकिल, जो कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म करते हैं और उनकी जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसको ओवरटेक करते हैं, हाईजैक करते हैं, अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, अपने डीएनए और आरएनए प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन कोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको असेंबल करते हैं, अपने जैसी और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, जो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में पूरे ऑर्गन को और पूरे ऑर्गेनिज्म को, न सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को बल्कि इन्फेक्शियस डिजीज है तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होकर डिजीजेस कॉज करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।